ठीक है, सुप्रभात। आज हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते प्रेमचंद के फटे जूते पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रेमचंद के फटे जूते जो है, सबसे पहले हम ये जान लें कि एक व्यंग्यात्मक निबंध है, ठीक है ना। और इस पाठ को लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई, ठीक गुड है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हरिशंकर परसाई जो हैं वो बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, और सबसे माने सर्वाधिक जो उन्हें ख्याति मिली है वो निबंध की वजह से, और खास करके व्यंग्यात्मक निबंध से, ठीक है ना। तो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से समाज पर व्यंग किया, ठीक है। इस पाठ में खास करके जो हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्यात्मक निबंध में, वो ये है कि समाज में आज क्या होता है। लोग दिखावे की प्रवृत्ति रखते हैं, लोग दिखावा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि बस हम अच्छे दिखें, हम आकर्षक दिखें। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि लोग, हर कोई आकर्षक दिखना चाहता है और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन अगर उसका तरीका गलत है तो फिर समाज को आपत्ति जरूर होगी। अब ये तरीका कौन सा है जो बाकी लोग या हमारे समाज में ये व्याप्त हो चुका है, और ऐसा कौन सा तरीका है जिसे हमें अपनाना चाहिए और जिसे हमें त्याग देना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक कहावत है ना, जितनी चादर हो उतनी ही पांव पसारनी चाहिए। तो इस बात को हम कभी न भूलें कि हम ज्यादा पांव फैलाने का प्रयास न करें। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जीवन में हर व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, परंतु तत्कालीन यानी उस समय तक, अभी जो वर्तमान समय में हमारे पास जितना है उसके ही हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम भविष्य के लिए सोचे तो वो तो ठीक है, परंतु यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग दिखावा करने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। लोग दिखावा करने के लिए अपने पड़ोस से, दोस्तों से, भाई बंधुओं से मांग कर वो चीजें करते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उनका ये कहना है कि भाई हमारे पास जो है, अगर हम उसी में गुजारा करें, खुश रहें, तो उसमें क्या आपत्ति है। किसी से मांगने की क्या जरूरत है, वो भी ये दिखाने के लिए कि हमारे पास है, जबकि हमारे पास नहीं है। मैं कल ही मतलब देख रहा था, अचानक से नजर पड़ गई, कोई बच्चा ही देख रहा था। तो उसने क्या देखा मालूम है, कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि जरा मेरा मोबाइल पकड़ना, मैं हाथ धोकर आता हूँ, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति कहता है कि जरा मोबाइल पकड़ना, मैं हाथ धोकर आता हूँ। लेकिन जिसके पास आईफोन होता है वो कहता है कि जरा मेरा आईफोन प्रो मैक्स 128 GB स्पेस ग्रे वाला मोबाइल जरा पकड़ना, मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। तो देखिए, ये होता है दिखावा। बात को आप समझ रहे होंगे, यहां पर वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास है। तो दिखाने की जरूरत क्या है भाई, अपने विचारों से हमें आधुनिक होना है, न कि देखिए कपड़ों से या हम आकर्षक दिखे, ये जरूरी है। लेकिन उसके लिए हम इतनी हद तक गिर जाएं, और खास करके हम किसी से कर्ज लें या कुछ ऐसा कार्य करें जो हमें माने हमारे लिए और हमारे समाज के लिए अनुचित हो, तो वो सही नहीं। तो इसी जो हमारे समाज में व्याप्त ये जो दुर्गुण है, ठीक है ना, कौन से दुर्गुण, दिखावे की प्रवृत्ति वाली जो दुर्गुण है, दिखावे की प्रवृत्ति वाली जो लोगों में दुर्गुण, ये जो विचार आ गए हैं, इससे हमें निजात पाना है। और खास करके जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि हमें समाज में दिखावा नहीं करना है, हम जैसे हैं भाई वैसे ही ठीक है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके पास या मेरे पास या किसी के पास, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर मान लीजिए आपको अगर फोटो खिंचवाने जाना हो, या खास करके आपको कहीं घूमने ही जाना हो, चलिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, एकदम सामान्य उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए आपको अगर मैं कहूं, आपका घर अगर मान लीजिए है रामशिला के पास, रामशिला से
मुझे लगता है गांधी मैदान लगभग 4 किलोमीटर तो जरूर दूर होगा, ठीक है ना, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कम से कम, ठीक है। तो वो 4 किलोमीटर अगर आपसे ये कहा जाए कि आप पैदल जाएं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, तो कितने लोग तैयार होंगे? मुझे नहीं लगता कि काफी लोग तैयार हो पाएंगे, मैं भी इक्के दुक्के हूं। अब क्या ये सही है? हम चाहे तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, मोटर बाइक निकाल लेंगे। हमें बगल में पास के ही अगर बाजार में जाना हो तो हम सीधे मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं, क्यों भाई? अगर हम पास जा रहे हैं कहीं तो हम पैदल भी तो जा सकते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा दूर है, अब आप कहेंगे कि गांधी मैदान, तो आप साइकिल से भी आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य आपका स्वास्थ्य की भी तो बात है। तो यहाँ हमें दिखावा नहीं करना है कि हमारे पास ये है वो है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, एक सामान्य जीवन व्यतीत करना है। लेकिन गांधी जी की वो बात याद रखिएगा, सादा जीवन उच्च विचार। हमें अपना जीवन जो है सादा जीना है, लेकिन अपने विचारों को उच्च रखना है, ताकि समाज में व्याप्त जो दिखावे की प्रवृत्ति है उसे हम समाप्त कर सकें। आई बात समझ में? तो क्या सब लोग समझ गए? मैं सब लोगों को ऑप्शन दे देता हूं, आप जरा मुझे बताइएगा। एक सेकंड। हाँ, अब आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्या आप लोग को समझ में है? क्या उत्तर दे सकते हैं? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई? आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस यस सर। तो यस हम, सर। यस, वेरी गुड। तो हमें इस दिखावे की प्रवृत्ति से क्या करना है? ओके, राघव का भी कहना, हमें इस दिखावे की प्रवृत्ति से ही निजात पानी है। क्लियर? आई बात समझ में? तो क्या अब हम आगे बढ़े? और आपको कोई प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ? आपको कुछ पूछना है, या आपको जैसे मैंने व्यंग्यात्मक निबंध कहा या और कुछ बातें कही, तो आपको क्या कुछ समझ में है? जो मैंने अभी तक जो भी बातें बताई, अभी तो मैं खैर पाठ को पढ़ाऊंगा ही, लेखक परिचय और पाठ परिचय भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। तो क्या आप बोलिए, आपका कोई प्रश्न है उससे पहले? अगर नहीं है तो आप वो भी बोल दीजिए कि नहीं है सर, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपका प्रश्न नहीं है तो आप कह दीजिए कि सर हमारा प्रश्न नहीं है, सर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बताइए, आगे बढ़े हम लोग? आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर। यस। ओके, तो ठीक है, चलिए, आप लोगों की इजाजत मिल गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए, मैं आपको पाठ जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय हम लोग करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये रहा आपके सामने, ठीक है। एक मिनट। चलिए, तो ये है हरिशंकर परसाई जी, ठीक है ना। हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था, ठीक है ना। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, यानी क्या पढ़ाया, लोगों को पढ़ाया। उसके बाद सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1955 में उनका निधन हो गया। अच्छा, ये वसुधा नामक पत्रिका का मतलब होता है, जिस तरह से आज तरह तरह के मैगजीन्स आते हैं ना, उसी को हिंदी में पत्रिका कहते हैं। तो जैसे इंडिया टुडे हो या चंपक हो या विजडम हो, इस तरह की जो पत्रिकाएं अंग्रेजी में होती हैं, ठीक है ना, या हिंदी में चंपक होती हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी में जो है साहित्यिक पत्रिका है वसुधा, ये भी एक तरह की पत्रिका है। समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़े। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। क्यों? सही है? अब सही है ना? यस सर। तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। मैंने अभी कहा ये व्यंग करने में माहिर थे। ये समाज पर, लोगों पर, खास करके समाज को सुधारने के लिए उन्होंने जो सोचा था, व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने, देखिए कभी कभी किसी बात को हम घुमा कर भी कहते हैं,
कभी कभी बात को सीधे तौर पे भी कहा जाता है, लेकिन कभी कभी जब घुमाकर अगर हम समाज से या किसी व्यक्ति से बचना चाहें, ठीक है ना, उनकी नजर में नहीं आना चाहे, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे किसी बात को न कहकर किसी बात को घुमा कर कहते हैं, यानी किसी अन्य के सहारे, किसी अन्य व्यक्ति के सहारे हम कहना चाहते हैं उनकी बात को, ताकि उन्हें यह भी न समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हो सकता है वो बाद में समझे, ठीक है ना। जैसे कि आप कभी कभी बहुत सारे ऐसे कॉमेडी सीरियल्स देखते होंगे जिसमें आपको हो सकता है हंसी तुरंत ना आए, लेकिन हंसी कुछ देर बाद में आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपने थोड़ी देर बाद समझा, ठीक है ना। यानी बात को सीधे तौर पर नहीं कहकर हम घुमाकर जब बात को कहें तो उसे व्यंग्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, ये महत्वपूर्ण कृति है। जैसे उनके दिन फिरे, ये दोनों जो है कहानी संग्रह है, इसमें कहानी है खास करके, यानी इन्होंने कहानी भी लिखा है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन खास करके इनका जो निबंध है वो सर्वाधिक जो है प्रचलित हुआ, ठीक है ना। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये देखिए रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज जो है ये उपन्यास है। आप जानते हैं उपन्यास क्या होता है? आप क्या बता पाएंगे उपन्यास किसे कहते हैं? कोई बताएगा? आप लोगों ने कभी सुना है ये उपन्यास नाम? कोई है? यस सर। हाँ बोलिए तो, उपन्यास क्या होता है? उपन्यास क्या होता है? नॉवल। नोवेल, अच्छा ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये उपन्यास को अगर मैं थोड़ा व्याख्या करूं तो ये कहानी का ही एक विकसित यानी विशाल रूप होता है। अब इतना विशाल होता है, यानी इतना ज्यादा उसमें फैलाव होता है। जैसे कि कहानी होती है मुश्किल से 2-4 पन्नों की, बहुत से बहुत ज्यादा तो 15-10 पन्नों की, 20 पन्नों की, लेकिन उपन्यास जो होता है लगभग 250 से 300 पृष्ठों का होता है, और उसमें एक जीवन की गाथा होती है, ठीक है ना, एक कोई महत्वपूर्ण घटना होती, ठीक है। आई बात समझ में? तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे बेईमानी की परत, ठीक है, और पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में देखिए इतने सारे निबंध हैं, और ये निबंध संग्रह है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है ना। अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पर है, जो कि सिलेबस में भी रखा जाता है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, महत्वपूर्ण निबंध है। आप इसको जरूर पढ़ें, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी कुछ जानकारियां भी मिलेंगी और आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य संग्रह है। व्यंग्य संग्रह मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं अन्य माध्यम से व्यंग्य किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय जीवन के पाखंड, यानी हमारे पाखंड का मतलब समझते हैं? कोई बताएगा पाखंड किसे कहते हैं? बोलिए तो। माफ कीजिएगा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और कोई है जो बताएगा जीवन के पाखंड क्या होता झूठ का दिखावा करना। है? बिल्कुल झूठ सही का जवाब। दिखावा करना। कौन कह रहे हैं भाई, अपना नाम बताइए। ज्ञानेश्वर कुमार। ज्ञानेश्वर, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है, दिखावा करना। देखिए एक बात कहता हूं, मैं एकदम सरल उदाहरण लेता हूं। अगर मान लीजिए मैं अगर नहीं पढ़ूं, ठीक है, हम लोग नहीं पढ़े, और अगर सुबह सुबह अगरबत्ती दिखाकर हम चले जाएं, तो क्या हम पास हो जाएंगे? बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? या फिर हम अगर ये दिखावा करें कि भाई हम रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज तिलक लगाए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। श्रद्धा हृदय में होती है, श्रद्धा दिल से होती है, और उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आप जानते हैं, यही काफी है, ठीक है ना। तो इस बात को समझिएगा। अच्छा, मयंक सिंह कुछ कहना चाहते हैं क्या? मयंक, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हाथ उठा सकते हैं, आई मीन अनम्यूट हो सकते हैं। मयंक, मयंक अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप अनम्यूट करके बता दीजिए, और नहीं कहना चाहते हैं तो भी बता दीजिए। सर मयंक कोई नहीं है सर, वो मेघा से।
अच्छा मेघा, अच्छा मुझे मयंक दिखा। अच्छा मेघा, आप अगर कुछ पूछना चाहती हैं या अगर नहीं भी पूछना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, तो आप अनम्यूट होके बता दीजिए। सर गलती से हैंड रेज हो गया था। कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़े। तो देखिए, भारतीय जीवन के पाखंड, यानी हमारे जीवन में पाखंड बहुत है। पाखंड माने दिखावे की प्रवृत्ति, ठीक है ना। भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध। भ्रष्टाचार तो आप समझ ही रहे हैं, भ्रष्ट आचरण को भ्रष्टाचार कहते हैं। अंतर्विरोध, अंतर्विरोध मतलब मन के अंदर ही एक जो द्वंद्व चलता रहता है, एक लड़ाई चलती रहती है मन के अंदर, ठीक है ना। उसको अंतर्विरोध, अपने आप में लगेगा आपको विरोधाभास की ये प्रवृत्ति आपको लगेगी कि अरे ये ऐसा कर रहा है, फिर ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है ना। बेईमानी, बेईमानी तो है ही आदि। पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध, शोषण क्या होता है आप जानते हैं क्या? शोषण का तात्पर्य आप समझते हैं? शोषण किसे कहते हैं? शोषण का मतलब क्या होता है बताइए? शोषण किसे कहेंगे बताइए तो? शोषण अत्याचार करना, पीड़ा देना। और कोई? अत्याचार करना। और क्या होता है शोषण? कोई मुझे इसको विस्तार से बताएगा, ये शोषण होता क्या है? सर किसी को जैसे अगर कोई आता है तो उसको मार पीट करके उससे काम करवाना, उसको बिना मतलब का गाली गलौज करना, पैसा वैसा ये उसका काम करने का नहीं देना, ये सब। आपने जो कहा वो मैंने कुछ हद तक सही था, मैंने एक जगह आप बिल्कुल सही थे, मैं बताता हूँ कहा, मगर मैं उससे पहले चाहूंगा कि बाकी अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कहे। फिर किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाना या पीड़ा देना। परेशान करना। अच्छा, आप क्या मुझे इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं? कोई विस्तार पूर्वक मैं समझना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता, आपको अगर किसी को समझाना हो तो कैसे समझाइएगा? मुझे नहीं मालूम शोषण क्या होता है, चलिए आप बताइए। तो आपने कहा किसी को मारना पीटना, जबरदस्ती, ठीक है ना। तो लेकिन इसकी अगर व्याख्या की जाए या आपको बहुत विस्तार से समझाना हो तो कैसे समझाइए? कोई भी? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए, शोषण का मतलब क्या होता है आपको अगर मैं कहूं एक छोटा, एक 3 शब्दों में, तो अधिकारों का हनन। अधिकार जब छीन लिए जाते हैं ना, उसको ही शोषण कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं मजदूरी कर रहा हूं और मेरी मजदूरी का मुझे उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो वो शोषण हुआ। आप अगर मेहनत कर रहे हैं और उचित अंक नहीं मिल रहे हैं, तो आपका शोषण हुआ। आप अगर कोई भी कार्य इतना कर रहे हैं जितना आपको उसके हिसाब से मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वो शोषण। शोषण का मतलब क्या होता है? लोग, अब जो एक व्यक्ति कह रहे थे कि सर उससे मेहनत करवाना लेकिन उसके बदले उसको देना नहीं, नहीं दिया जाता है, लेकिन उतना नहीं दिया जाता है जितना कि वो हकदार है। आई बात समझ में? जितना का वो हकदार है उतना उसको देना चाहिए, लेकिन उतना उसको नहीं मिलता है, इसलिए उसको शोषण कहते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए उसने काफी मेहनत की, ठीक है ना, और उसका होता है मान लीजिए 100 रुपए, लेकिन उसको हम 20 रुपए थमा दी, तो ये शोषण हुआ ना। आई बात समझ में? हमारे अधिकारों, अब जैसे अंग्रेज क्यों हम पर शोषण करते थे? क्योंकि हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों को उन्होंने छीन लिया था, तो ये हमारा शोषण हुआ। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? सब लोग समझ में आ गए? मैंने सबको समझ में आया क्या? सब लोगों ने समझा? यस सर। यस क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। ठीक है, और उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। देखिए, शोषण के विरुद्ध, जिन लोगों ने शोषण किया था, विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया, यानी उसने क्या किया? ऐसे साहित्य की भूमिका निभाई जो कि विरुद्ध, किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध कार्य करता हो। क्लियर? अब है, उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। उन्होंने जो भी व्यंग किए उससे समाज में परिवर्तन आता है। ठीक है ना। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अच्छा, कोरे मतलब सफेद, ठीक है ना, अकारण भी बोल सकते हैं। उनका व्यंग लेखन जो है ना,
परिवर्तन की चेतना तो पैदा करता ही है। कोरे हाथ से सिर्फ हंसना नहीं है इनका उद्देश्य, हंसाना नहीं है। आप व्यंग जब सुनेंगे ना तो आपको हंसी भी आएगी। आप लोगों ने, मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों ने अंधेर नगरी जरूर पढ़ा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। यस सर। आपको अंधेर नगरी, अच्छा बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेर नगरी पढ़ने के बाद हंसी ना आई हो? बताइए। मुझे नहीं लगता कि आपको अंधेर नगरी पढ़ने के बाद हंसी नहीं आई होगी, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा व्यंग छिपा हुआ है आप सोचिए। अगर हमारा राजा अगर हमारा राजा बेवकूफ हो तो क्या परिस्थिति आ सकती है। आप हंसते हंसते अगर इस पर विचार करें तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इसीलिए हमारे राजा का जो है महत्वपूर्ण होना, एक बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी है। भ्रष्ट मुक्त होना, आदर्श विचारों वाला व्यक्ति होना, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन वो कोरी हंसी नहीं है। उसके पीछे जो छिपा हुआ सच है वो आपको जब एहसास होगा तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ठीक है। सामाजिक राजनैतिक यानी समाज से जुड़ी, राजनैतिक मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे नेताओं से जुड़ी हुई, और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। उन्होंने जो व्यंग लिखा उसके आधार पर लोगों ने रचना करनी शुरू कर दी व्यंग की। परसाई जी, अब देखिए उनकी भाषा कैसे थी। परसाई जी बोलचाल की, आगे देखते हैं, बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण, यानी उन्होंने जिस तरह से शब्दों को सजाया है उसका एक अनूठा उपयोग किया है, एक अलग ही उपयोग किया है और उसका प्रयोग किया है, जिसके कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता, मारक मतलब समझते हैं, मारने की क्षमता, यानी जो सीधे दिल को चोट करती है, सीधे चोट करती है आपको, बहुत बढ़ जाती है। आई बात समझ में? अब बोलिए यहाँ पर, यहाँ तक मैंने जो समझाया सबको समझ में आया? ये था लेखक परिचय। अब आपको उनको जब समझ जाएंगे ना तो पाठ को समझने में आपको बड़ी ही आसानी होगी और मजा आएगा। तो बताइए, सब लोगों ने समझा? सब लोग समझ गए? हाँ ना बोलिए। यस सर। यस सर। तो चलिए अब हम, तो ठीक है, बहुत यस बढ़िया, थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं पाठ परिचय की ओर। जैसे ही पाठ परिचय का हम लोग परिचय ले लेंगे तो उसके बाद हमें समझ में आएगा कि पाठ में है क्या, और उसके बाद पढ़ने में, जैसे मान लीजिए आपको कोई अगर मूवी देखना हो तो उसका टीजर दिखाया जाता है, देखते हैं ना, और टीजर देखने के बाद आपकी लालसा, उत्सुकता, ठीक है ना, एक बढ़ जाती है कि नहीं? आप सोचते हैं कि अरे जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। आई बात समझ में? तो ठीक वही चीज है यहाँ पे पाठ परिचय। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया। ध्यान से समझिएगा, ये जो निबंध है व्यंग्यात्मक निबंध है, प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसमें उनके व्यक्तित्व की सादगी, किसके? प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन किया गया है, और साथ ही साथ उनकी जो दूरदृष्टि थी, यानी वो जो गहन विचारों वाले व्यक्ति थे, वो देश के प्रति, समाज के प्रति जो एक गहरी आस्था रखते थे, एक आदर्शवादी सोच रखते थे, यथार्थवादी सोच रखते थे ना, उनकी जो दृष्टि थी समाज को देखने की, देश को देखने की, समाज की परिस्थितियों को देखने की, वो दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है इस पाठ को पढ़ने के पश्चात। तो आज जो समाज में दिखावे की प्रवृत्ति है और साथ ही साथ लोगों में अवसरवादिता है, यानी लोग क्या करते हैं, बहुत ही अवसरवादी है, पता है, उन्हें बस लाभ उठाने का समय चाहिए। जैसे ही उनको लगता है ना कि मुझे इस व्यक्ति से लाभ हो जाएगा, वो तुरंत लाभ उठा लेते हैं, और आपको पता है लाभ उठाने के बाद वो भूल जाते हैं, फिर दोबारा वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं उसकी चिंता करते हैं और ना ही उससे कोई मतलब रखते हैं। जैसे ही उनसे उनका लाभ पूर्ण हो जाता है वो उनको भूल जाते हैं। आई बात समझ में सबको? सबको समझ में आई बात? सबको बात समझ में आई? यस यस सर। तो यही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। तो चलिए अब हमारे सामने जो पाठ है वो इस प्रकार है, हम लोग जितना भी पढ़ लें हमारे सामने, अभी हमारे पास 9 मिनट है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, तो 9 मिनट में कम से कम अगर एक अनुच्छेद भी पढ़ेंगे तो काफी है, क्यों, है कि नहीं? बढ़ जाते हैं आगे।
ओके, क्यों आप लोग कह दीजिए भाई, हाँ ठीक है सर, तो मुझे अच्छा लगेगा। यस सर। Okay, यस सर। यस तो सर। चलिए तो चलिए हम लोग अ, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे सामने पाठ, प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक, तो अच्छा चलिए, आज मैं लेडीज फर्स्ट बोलते हैं ना, तो चलिए आज मैं किसी स्टूडेंट जो है उससे कहता हूँ, मेघा कौन थी वो वही पढ़िए। चलिए मेघा, आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। चलिए अब 2 अनुच्छेद पढ़िए, यहां तक आई है तक, यहां तक पढ़िए। ओके सर। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पटरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगलियां बाहर निकल आई हैं। मेरी देखिए दृष्टि बस इस बस जूते पर अटक गई बस है। बस बस बस, देखिए यहीं से पाठ शुरू होता है, प्रेमचंद के फटे जूते। तो देखिए प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, या लेखक हरिशंकर प्रसाई कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र है मेरे सामने आ रहा है। कैसा चित्र? पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ये वाला चित्र। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। ठीक है, कनपटी चिपकी है, कनपटी मतलब ये। ओके, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। आप देखे होंगे अभी तो प्लास्टिक का आने लगा है, जो शू लेसेस, आज तो खैर लेसेस ही हट गए हैं धीरे धीरे, शू लेसेस होते हैं ना, उसके जो शू बांधने मतलब जूते बांधने के जो बंद होते हैं, उसमें देखिएगा एकदम सिरे में, एकदम आगे की ओर एक इतना सा, एक पतला सा, एक पहले क्या होता था ना, लोहा लपेट दिया जाता था, या फिर कहीं एल्यूमिनियम का, या जो भी, उसको जोर से बांध दिया था ताकि वो एक छेद से दूसरी छेद में जा सके। आप लोगों ने देखा होगा, देखा है? और आज वो प्लास्टिक में बदल गया है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, देखा है कि नहीं? सर। ओके, उसी को कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती हैं। उनकी मूछें बहुत घनी थी, इसीलिए वो चेहरा भरा भरा लग रहा था। पाँव में कैनवस के जूते हैं, कैनवस मतलब होता है कपड़ा का, हाँ, यानी ये कंपनी भी थी। कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद मतलब होता है शू लेसेस, ठीक है ना, लेसेस। बेतरतीब माने जैसे तैसे बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है, यानी वो निकल गई है, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, जिसे तैसे उन्होंने बांध लिया है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। अब देखिए, इतने लोग हैं वहां, वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ज्यादातर लोगों की नजरें कहाँ रहती है? चेहरे पर, कपड़ों पर, उनके और सारी चीजों पर, यहां पर लेकिन लेखक क्या देख रहे हैं? लेखक की नजर किस पे है? उनके जूतों पर। दाहिने पांव का जूता ठीक है, राइट साइड, दाहिने पांव का जूता बिल्कुल सही है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया। से पूछा जाता है कभी कभी कि किस जूते में उनका छेद था, ठीक है ना, और कौन सी उंगली निकली हुई थी, और जिसमें से उंगली बाहर निकल आई, ठीक है ना। आप जब देखिएगा सामने अगर फट जाए तो उसमें से अंगूठा दिख रहा है, इस तरह की दृष्टि, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर आप अनम्यूट हो जाइए, और ये वाला जो अनुच्छेद है आप पढ़ दीजिए यहां से यहां तक। ज्ञानेश्वर। सर कौन सा पढ़ना? जहां कर्सर है, ये रहा, मेरी दृष्टि में। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की, अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें
नहीं होंगी। इसमें पोशाक के बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसे ही फोटो में खींच जाता है। मैं बस चेहरे बस की बस बस तरफ बस बस आज इतना ही रहने दीजिए। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, लेखक भी ये कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि उस जूते पर अटकी हुई है। सोचता हूँ, अगर फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, यानी इस तरह से फटे हुए जूते पहनकर क्या फोटो खिंचवाएंगे, या फटे कपड़े पहनकर आप फोटो खिंचवाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से करेगा। तो पहनने की कैसी होगी सोचिए। नहीं, इस आदमी की, अब वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे राहुल गांधी की याद आ रही है, पॉकेट में हाथ डाल के और फटा हुआ दिखा रहे थे कि वो गरीब है। अब बताइए आप लोगों में से कितने लोग मानेंगे कि वो गरीब है? आई डोंट थिंक सो। कोई नहीं कहेगा कि वो गरीब है। ठीक है, क्यों, कितने लोग कहेंगे बताइए मुझे? अरे राहुल गांधी गरीब हैं, कितने लोग मानते हैं? हाँ ना कुछ तो सर बोलिए। गरीब लेकिन आप लोगों ने न्यूज में सर, देखा होगा, वो गरीब फटा नहीं। हुआ पॉकेट, वो अपने धोती कुर्ते पे ये जो पॉकेट होता है सर वो उसको दिखा रहे थे। तो सोचिए, अब सर वो आप, तो ऐसा तो लेखक भी सोच सकते थे प्रेमचंद के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रेमचंद का व्यक्तित्व इस प्रकार का नहीं है। सोचता हूं, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी भाई? नहीं, अब वो सोचते हैं कि हो सकता है दिखावा कर रहे हो, लेकिन फिर दिमाग में आता है नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। यानी उनका व्यक्तित्व, उनकी विशेषताएं जैसी है वो लोगों के सामने वैसे ही रहते हैं, वैसे ही दिखाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुड वी कंक्लूड? और आप लोग अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं अब तक पढ़ाए गए विषय में से, तो आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। चलिए पूछिए, आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं इसको स्टॉप कर दे। अच्छा आप लोगों के पास तो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहीं से देखिए, बताइए बताइए कोई प्रश्न पूछना है भाई? हाँ ना कुछ तो बोलिए। नो सर। और नो कोई सर। नो सर। नहीं बोलना चाहते नो हैं? अरे सर। वाह, मैंने आप लोग एकदम समझ गए एक बार में, वेरी गुड, क्या बात है, और बहुत अच्छी। अटेंडेंस कौन लेगा सर? अटेंडेंस तो अपने आप हो जाता है, आप उसकी चिंता ना करें। जूम पे है सर, जूम पे नहीं होता। बाबू आपका अटेंडेंस हो जाएगा, आप टेंशन ना ले, मैंने कहा ना। ठीक ठीक है, है सर। अटेंडेंस हो जाएगा, अटेंडेंस अपने आप हो जाता है वो। थैंक यू। ठीक है ना, हम क्योंकि उसी आईडी से मैंने ज्वाइन किया है ना, तो वो स्नैप पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और कोई प्रश्न है तो बोलिए, क्योंकि हमारे पास कितना समय है अभी, 5 मिनट है ना। तो चलिए, अगर आप कहें तो मैं एक अनुच्छेद और पढ़ा दूं। बोलिए, एक और अनुच्छेद पढ़े हम लोग? यस सर। ओके। यस सर। सर हाँ अभी हमारे पास 5 मिनट 37 सेकंड है, मुझे दिख रहा है, तो हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। ये टाइम हो चुका है। सर टाइम हो चुका है। अच्छा, समय अगर समाप्ति हो चुकी है, सर फिर भी पढ़ा दीजिए। नहीं 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 नहीं, सबका कहना है भाई, देखिए पढ़ा- क्योंकि नहीं नहीं, थैंक यू। अगली कक्षा भी आपको करनी है ना, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अगली कक्षा में इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, सो ऑल ऑफ यू थैंक यू। ओके ओके सर। ओके, ओके थैंक सर। यू, गुड डे। थैंक यू सर। सर बाय बाय। गुड डे सर। गुड डे सर। थैंक यू। ओके, गुड डे।